इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर्स कर लिया, अब ये सीपीसी में। Section 151 of the code provides for inherent powers. It states that nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent abuse of process of the court. इसमें बोला क्या है कि नथिंग वर्ड यूज है, इसमें भी नथिंग लिमिट या अदरवाइज इफेक्ट नहीं करेगा। इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट ऐसे ऑर्डर करने की जो कि नेसेसरी हो सकता है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए या अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए। हर कोर्ट जो कंस्टिट्यूट किया गया है किस पर्पस से, एडमिनिस्टर करने के लिए, जस्टिस एडमिनिस्टर करने के पर्पस से पार्टीज़ के बीच में, और देयरफॉर मस्ट बी डीम टू पोजेस ऑल पावर्स एज मे बी नेसेसरी टू डू द राइट एंड अनडू द रॉन्ग इन द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट आर इन एडिशन टू पावर्स स्पेसिफिकली कन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय द कोड। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर्स ऑफ द कोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज पावर्स एंड कोर्ट इज फ्री टू एक्सरसाइज देम। कोर्ट फ्री है उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। The term inherent means natural, existing and inseparable from something. A permanent attribute or quality, an essential element, something intrinsic, vested in or attached to a person or office as a right of privilege. Inherent powers are thus powers which may be exercised by a court to do full and complete justice between the parties before it. तो जो टर्म है इनहेरेंट उसका मतलब होता है नेचुरल, एग्जिस्टिंग और इनसेपरेबल किसी चीज़ से होना, एक परमानेंट एट्रीब्यूट या क्वालिटी, एक एसेंशियल एलिमेंट या समथिंग जो कि इंट्रिंसिक है। ठीक है, इनसेपरेबल होना, परमानेंट एट्रीब्यूट या क्वालिटी या कोई एसेंशियल इंट्रिंसिक जो उसके अंदर वेस्टेड है या अटैच है पर्सन से ऑफिस एज अ राइट ऑफ प्रिविलेज। इनहेरेंट पावर्स आर दस पावर्स विच में बी एक्सरसाइज बाय कोर्ट टू डू फुल एंड कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज बिफोर इट। यानी ये दी नहीं गई है, उसके पास है। इसमें फिर मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल का केस याद रखना, एक्टस क्यूरिये नेमिनम ग्रावाबिट भी याद रखना, और कोई इंपॉर्टेंट केस होगा महंत रामदास, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। महंत रामदास वर्सेस महंत गंगादास, द्वारकादास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, तो इनहेरेंट पावर्स पर से एग्जिस्ट इन सिविल कोर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ मियर फैक्ट दैट इट इज अ सिविल कोर्ट and its duty is to do justice between the parties before it। ठीक है, पर से एग्जिस्ट करती है सिविल कोर्ट्स में बाय वर्च्यू ऑफ मियर फैक्ट कि वो एक सिविल कोर्ट है और ये उसकी ड्यूटी है जस्टिस करने की बिटवीन पार्टीज बिफोर इट। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी डज नॉट कन्फर इनहेरेंट पावर्स अपॉन द कोर्ट, रेदर इट मियरली एक्नॉलेजेस और डिक्लेयर्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। ये मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल में है। ठीक है, इस बुक में लिखा हुआ है इसमें क्या क्या बोला गया था। बोला गया था 151 इज अ सेविंग क्लॉज, यही मनोहर लाल, and only gives legislative recognition to age-old and well-established principle that every court has inherent power to do real and substantial justice between party for administration of which it alone exists. मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। ठीक है, The purpose of inherent power is to prevent abuse of process of court, that is express provision of CPC, and to secure the ends of justice. Thus, where the code is silent regarding a procedural aspect, the inherent powers of the court can come to its aid ex debito justitiae, that is in interest of justice, for doing real and substantive justice between the parties. अब ये किस मैक्सिम पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस क्यूरिये नेमिनम ग्रावाबिट। एक्टस क्यूरिये नेमिनम ग्रावाबिट पे बेस्ड है, दैट इज एक्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट प्रेजुडिस एनीवन। इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज वेन एवर देयर इज सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्विड एब्सेंस ऑफ लॉ। नॉन लिक्विड की जहाँ पर भी सिचुएशन है वहाँ पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक्टस क्यूरिये नेमिनम ग्रावाबिट मतलब इस मैक्सिम ने बोला है कि एक्ट ऑफ कोर्ट किसी को प्रेजुडिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस मैक्सिम पे बेस्ड है।
सेक्शन 151 कन्फर करता है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ वाइड एम्पलीट्यूड, हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इनहेरेंट पावर्स। तो 151 कन्फर कर तो रहा है डिस्क्रिशनरी पावर्स काफ़ी वाइड एम्पलीट्यूड की, पर सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं इनहेरेंट पावर्स की। क्या? पहला, कोर्ट हैज़ नो इनहेरेंट पावर टू डू व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट सो एज टू डिफीट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट के पास ऐसा इनहेरेंट पावर नहीं होती कुछ भी करने की जो इस कोड ने ही प्रोहिबिट कर रखा है, उससे वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ को ही डिफीट कर दे, नहीं। सेकंड, जहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ कंटेंट है कोर्ट में, कोर्ट के पास पावर नहीं होती ऐसे प्रोविजंस को मीनिंगलेस कर देने की और अपना खुद का प्रोसीजर डिवाइस करने की। ठीक है, जब स्पेसिफिक प्रोविजन किसी चीज़ पे दिया ही गया है तो उनको मीनिंगलेस करके अपना खुद का प्रोसीजर नहीं डिवाइस कर सकता कोर्ट। The inherent powers cannot be exercised where application neglected to exercise remedies provided in elsewhere। अच्छा, इनहेरेंट पावर्स अब एक्सरसाइज नहीं किया जा सकती जहाँ पर एप्लीकेशन में नेग्लेक्ट कर दिया है उसने रेमेडीज एक्सरसाइज करना एल्सवेयर। कोर्ट के पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है ऐसी चीज़ करने की जो प्रोविजन डिफीट लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर दे। ऐसी काम भी नहीं है कि वो प्रोविजन को मीनिंगलेस करके अपना प्रोसीजर निकाल दे। ठीक है, जो कि कोर्ट ने प्रोहिबिट कर रखा है वो करने की पावर नहीं है। जहाँ पर एप्लीकेशन ने रेमेडीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया जो उसमें प्रोवाइडेड है वहाँ पर भी इनहेरेंट पावर नहीं है। इनहेरेंट पावर्स 151 के अंदर प्रोसीजरल मैटर पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, सब्सटेंटिव राइट नहीं दे देते वो। सेक्शन 148, 149, 151 to 153 of the code deal with inherent powers of the code। 148, 149, 151 to 153 जो हैं कोड के वो इनहेरेंट पावर कोड से डील करते हैं। सेक्शन 148 और 149 प्रोवाइड फॉर ग्रांट एंड इनलार्जमेंट ऑफ टाइम while section 151 preserves the inherent powers of court। section 152 to 153 deal with amendments in judgments and decrees। अभी एक बार इस आंसर को पढ़ लेता हूँ फिर ये सारे सेक्शन भी पढ़े जाएंगे। यूटिलिटी क्या है इनहेरेंट पावर्स की? इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी यूज्ड ओनली वेयर लॉ इज साइलेंट ऑन अ पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन। इवन वेयर द कोड इज साइलेंट द कोर्ट कैनॉट इन्वोक its inherent power has to nullify other specific provisions of the code। Inherent powers can only be used in circumstances for which code does not make a provision and that too only to meet the ends of justice or to prevent the abuse of process of code। No party has right to insist on courts exercising that jurisdiction। The court exercises its inherent jurisdiction only when it considers it absolutely necessary for ends of justice to do so। Section 151 does not confer any substantive rights on parties but is meant to। Utility of inherent powers क्या है inherent powers की utility? Inherent powers of the court can be used only where law is silent। हाँ ये तो पढ़ लिया था, sorry। Inherent powers can only be used in the circumstances for which court does not make a provision and that too only to meet the ends of justice or to prevent abuse of process of the court। सेक्शन 151 जो है वो कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं दे रहा पार्टी को, बट इट इज़ मेंट टू गेट अवर डिफ़िकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं मिल रहा पार्टी को, केवल वो है कि डिफ़िकल्टी अराइज। तो इनहेरेंट पावर्स की बात है तो इसमें तो मेनली ये सेक्शन नंबर लिखने 48, 148, 149, 151 से 153। 3 केस है, मनोहर लाल वर्सेस स्टेट हीरा लाल, महंत रामदास वर्सेस महंत गंगादास और द्वारका दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और कहाँ पे नहीं हो सकता इनहेरेंट पावर्स यूज़ वो लिखना है, कहाँ पे हो सकता है वो लिखना है। इनहेरेंट पावर्स एक्टस क्यूरियस नेमिनम ग्रावाबिट लिखना है, नॉन लिक्वेट लिखना है, ये लिखना है कि पर से एग्जिस्ट करती है, दी नहीं हुई है, ये सब लिखना है। द कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस but it cannot override the express provision of law nor can it do that which is prohibited by law। ठीक है, thus the utility of inherent powers of court is to fill up the lacuna of CPC by providing the power to court that it can make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent abuse of process of court। Inherent powers are a weapon in hands of court by which it can achieve the ends of justice or to prevent the abuse of process of court।
Such inherent powers cannot be limited or otherwise be affected by any provision of the code. महंत रामदास वर्सेस महंत गंगादास का जो केस है उसमें क्या बोला गया? इट वॉज हेल्ड दैट by virtue of exercise of its inherent powers, court could restore a suit or proceeding even though a final order has been passed. Court could extend the time for payment of the court fee when it is already over. ये हेल्ड किया गया था कि एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर के वर्च्यू से कोर्ट रिस्टोर कर सकता है एक सूट को या प्रोसीडिंग को, भले ही फाइनल ऑर्डर पास हो गया, कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी जब वो ऑलरेडी ओवर हो गया. द्वारकादास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है इसमें हेल्ड किया गया था कि कोई कोर्ट, नो कोर्ट कैन अंडर द कवर ऑफ सेक्शन 151 एंड 152 मॉडिफाई, अल्टर और ऐड द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर. तो द्वारकादास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बोला गया था कि 151 या 152 को यूज़ करके कोई भी कोर्ट मॉडिफाई, अल्टर या ऐड नहीं कर सकता उसके ओरिजिनल जजमेंट के टर्म्स में, डिक्री ऑर्डर के. अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है 151 सीपीसी के अंदर, वो है टू अलाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. अब कोई कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर इनहेरेंट पावर्स, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है 151 के अंदर, वो है टू अलाउ द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, टू स्टे अ सूट व्हेन इट डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 10, टू इशू ऑर्डर्स ऑफ इंजंक्शन, टू होल्ड ट्रायल इन कैमरा, टू ऐड अ पार्टी और ट्रांसपोज पार्टीज, to prevent abuse of process of court, to restore a suit previously dismissed, to consolidate suits and appeals. To add a party or transpose parties, to prevent abuse of process of court, to restore a suit previously dismissed, to consolidate suits and appeals. To restore a suit previously dismissed, to consolidate suits and appeals. तो अब इससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ लेते हैं. 148 है enlargement of time, where any period is fixed or granted by court for doing of any act prescribed or allowed by this code, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired. तो 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम इसमें बोला गया जहाँ कोई पीरियड फिक्स या ग्रांट किया गया है कोर्ट के द्वारा कोई भी एक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए जो, या फिर कोई भी एक्ट करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है या फिर जो अलाउड है इस कोड के द्वारा, तो कोर्ट उसके डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम उस पीरियड को एनलार्ज कर सकता है, लेकिन वो 30 दिन इन टोटल से ज़्यादा एनलार्ज नहीं करेगा, इवन भले ही पीरियड ओरिजिनली फिक्स या ग्रांटेड जो है वो एक्सपायर हो गया हो तब भी. अब है 149, पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस. 149 है पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, जहाँ पे होल या एनी पार्ट ऑफ फी जो प्रिस्क्राइब की गई है किसी डॉक्यूमेंट के लिए बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कोर्ट फीस हैज़ नॉट बीन पेड, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन एट एनी स्टेज अलाउ द पर्सन बाय whom such fee is payable to pay whole or part of, as the case may be, of such court fee, and upon such payment the document in respect of which fee is payable shall have the same force and effect as if the fee had been paid in first instance. ठीक है, तो 149 पावर टू मेकअप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी में क्या बोला गया है, जहाँ पर होल या कोई भी पार्ट जो है किसी फ़ी का जो प्रिस्क्राइब किया गया किसी डॉक्यूमेंट के लिए या लॉ के लिए, लॉ के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट के लिए लॉ के द्वारा फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, किससे रिलेट करता है, कोर्ट फी से, वो पे नहीं हुआ है. तो कोर्ट चाहे तो उसके डिस्क्रिप्शन में किसी भी स्टेज पे अलाउ कर सकता है पर्सन को जिसके द्वारा वो फ़ी पेबल है कि वो पे करे होल या पार्ट एज द केस में भी ऐसी कोर्ट फ़ी का, और उस पेमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फी इज़ पेबल उसके पास सेम फोर्स होगी और इफेक्ट होगा जैसे कि वो फ़ी पे की गई है फर्स्ट इंस्टेंस में. एक एजेंट से रीड कर लेता हूँ. पावर टू मेकअप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, सेक्शन 149 रीड्स, where the whole or any part of any fee prescribed for any document by law for time being in force relating to court fees has not been paid, the court may in its discretion at any stage allow the person by whom such fee is payable to pay such court fee, and upon such payment the document in respect of which fee is payable shall have same force and effect as if such fee has been paid in first instance. Section 149 empowers the court to allow a party to make up the deficiency of court fees payable on a plaint, memorandum of appeal, etc.
even after the expiry of period of limitation prescribed for filing of such suit, appeal, etc. The defective document is retrospectively validated for purpose of limitation as well as court fees. Section 149 is of same nature as 148 of the code, as both are in nature of inherent powers of the court. At times it is seen that the proceedings are likely to be disposed of as dismissed just because the court fees as payable under law are insufficiently paid. However, in certain cases, insufficiency or otherwise deficiency of the payment of court fees was bona fide and unintentional, and the court is bound to dismiss the same in spite of not in favor of dismissing on technicalities of law. To cover up such type of situations, this provision has been engrafted, and this power of the court has to be exercised at the discretion of presiding officer of the court in a judicial manner. Aid of section 149 could be taken only when party was not able to pay court fee in circumstances beyond his control and under unavoidable circumstances. ठीक है, ये हो गया 149. (150) है saving of inherent powers. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for ends of justice to prevent abuse of process of court. Saving of inherent powers of the court, ये 151. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for ends of justice to prevent abuse of process of the court. 152 है amendment of judgments, decrees or orders. Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders, or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on application of parties. 153 general power to amend. कोर्ट किसी भी टाइम पे ऐसे टर्म्स पे एज टू कॉस्ट और एज अदरवाइज इट में थिंक फिट अमेंड कर सकता है any defect or error in any proceeding in a suit, and all necessary amendments shall be made for purpose of determining real question or issue raised by or depending on such proceeding. कोर्ट किसी भी टाइम पे ऐसे टर्म्स पे कॉस्ट लगा के जैसे उसे ठीक फिट लगता है अमेंड कर सकता है कोई भी डिफेक्ट या एरर किसी प्रोसीडिंग में इन अ सूट, और ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रियल क्वेश्चन या इशू जो रेज किया गया है और बाय डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग. 153 है महंत रामदास वर्सेस महंत गंगादास. इसमें बोला गया था बाय वर्च्यू ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर्स द कोर्ट कुड restore a suit or proceeding even though a final order had been passed. The court could extend the time for payment of the court fee when it is already over. In this case, the appellant failed to pay the court fee in time. In fact, he could not find money for purpose nor was able to get any extension of time because the court was closed for long vacation. When after reopening of the court he applied for extension of time, the High Court judges rejected by saying that the appeal stood dismissed by virtue of order passed earlier. Earlier, the High Court passed an order saying that if the court fee paid in time, the appeal will be allowed, otherwise not. Appellant stated that he was seriously ill, and though he attempted to raise a loan, he was unable to get sufficient money as the grain market has slumped suddenly. His counsel contended that the time could have been extended under 148 or 149, but the judges held these sections applied only to cases which were not finally disposed of, and that time under them could be extended only before final order actually made. And that time under them could be actually extended before the final order actually made. The request to extend time under 151 also rejected for same reasons. But the judges held that this section only ये हो गया था. The request to extend time under 151 also rejected for same reasons. Supreme Court held High Court was not powerless to grant enlargements of time under 148, or it could take recourse to section 151 if learned judges did have some sympathy and appreciated the difficulties expressed by the appellant. Section 148 allows extension of time even if the original period fixed has expired, and section 149 is equally liberal.
ठीक है, इतना ही बहुत है।